तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। बराबर, इफ यू रिमेम्बर, ओसवाल्ड नाम का एक साइंटिस्ट जो है उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या क्या ग्राफ वगैरह दिया था वो हमने देखा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ही स्टडी एक और साइंटिस्ट ने किया था, वो था कोलरोस नाम का साइंटिस्ट। तो लास्ट में हमने ये लॉ पढ़ा था जिसे कहा जाता है कोलरोस लॉ। उसका स्टेटमेंट क्या था? तो स्टेटमेंट उसने क्या दिया था कि भाई जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कोई इलेक्ट्रोलाइट की, वो एक्चुअली में कितनी होती है? तो वो सम जितनी होती है, एल्जेब्रिक सम जितनी होती है इंडिविजुअल जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है आयंस की, उसके अंदर प्रेजेंट आयंस की, उसके एल्जेब्रिक सम जितनी टोटल इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। और एग्जांपल के तौर पर हमने ये कहा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। एक चीज मैंने याद रखने के लिए कही थी कई बार, ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर इंडिविजुअल आयन के लिखते हो तो वो स्मॉल लेमड़ा में भी लिखी जाएगी, तो वो कोई गलत बात नहीं है। बराबर है, ये भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही है। वो उसका जो डिफ्रैक्शन है, मतलब कि आयनिक फॉर्म है, वो दिया गया है आपको, छोटा टुकड़ा है, तो स्मॉल लेमड़ा भी कई बार वहां पर यूज होता है, ये याद रखिए। बट मैंने आपको BaCl2 का एग्जांपल दिया था कि खास ध्यान ये रखना है कि कोई आयन अगर एक से ज्यादा टाइम है तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आयन से। मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन है वो 2 टाइम होगी, क्योंकि टोटल आयोनाइजेशन जब होगा तो कितने मोल क्लोराइड के मिलेंगे? 2 मोल मिलेंगे। बराबर है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो 100% आयोनाइज होते हैं, उसका स्टडी कोलरस ने किया था और उसके ऊपर से ये प्रूव किया था कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। बराबर है, जो इंडिविजुअल आयन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एल्जेब्रिक सम करते हो तो ओवरऑल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की आपको मिलती है। बट वीक में एक प्रॉब्लम आ रहा था, याद करिए। हमने कहा था जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो लेमडा एम स्टैंडर्ड और C⁻1 आपका ग्राफ ड्रॉ किया था, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रेट लाइन मिली थी, तो एक्स्ट्रापोलेट करके आप उसे एक्स्ट्रापोलेट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गेन कर सकते हो। बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा कर्वेचर मिला था आपको, तो उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो वो वर्टिकल लाइन ही आपको मिलेगी, वो कहीं पर क्रॉस सेट होने वाला नहीं है। तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे गेन की जाए? तो उसके लिए कोलरस ने जो है वो रास्ता बताया था। कल हमने एक एग्जांपल लिया था, बराबर है, कि आपको कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर ढूंढनी है तो आपको उसके एनालोगस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक या दो एग्जांपल लेना चाहते हो, भाई हमारे पास Ca+2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, डेटा दिया गया होगा आपको, वो चिंता नहीं करनी है। बराबर है, और वो लगभग लगभग 120 जितनी होती है। एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट 120 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पर मोल, उतनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ये सिर्फ हमने Ca+2 की बात की। अगर क्लोराइड आपके पास है, क्लोराइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी है जो लगभग लगभग 77 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल जितनी होती है, तो कैल्शियम और क्लोराइड दोनों से जो सोल्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितने है वो आपको कहा जाए तो आप क्या कर सकते हो? दोनों का एल्जेब्रिक सम आपको पता है, बट ध्यान ये रहे कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो आप क्या करोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसका मतलब 120 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल प्लस 2 इंटू 77 आएगा, तो 120 प्लस कितना होगा? 154। बराबर है, तो ये 274 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल जो है उतनी
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें जो है वो वहां पर मिलेगी। बराबर है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और कल मैंने एसिटिक एसिड HCl और NaCl का यूज करके एसिटिक एसिड का सोल्ट लिया था, सोडियम सोल्ट। तो एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे ढूंढी जाए वो हमने सीखा था। तो ऐसे सम जो है वो आ सकते हैं, वो याद रखना है। आज एक हम नया टॉपिक, पूरा का पूरा नया टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। यहां तक हमने जो पढ़ा वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैन एनीवन डिफाइन द वर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? डू यू रिमेंबर? वी हैव already learned that topic in a small amount in our introduction. क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किसे कहते हैं? Which convert electricity into chemical. हाँ, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि द सेल विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता था। बट नाउ वी हैव टू स्टडी द ऑपोजिट टाइप ऑफ सेल विच आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. So if anyone asks you what is electrolytic cell, then you have to answer in that manner: the cell which can convert electricity into chemical energy or electrical energy into chemical energy. मतलब हम बाहर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और कोई केमिकल चेंज होगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, if we are doing any chemical reaction, then that type of mechanism or cell is known as electrolytic cell. उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये बहुत बहुत ज्यादा काम के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर देखो तो जो बड़े स्केल पर मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है, मेटल प्यूरिफाई होती है, तो कई सारे मेटल जो है उसे प्यूरिफाई करने के लिए ये वाला सेल बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर जो है वो यूज होता है। कैसे वो भी हम देखेंगे। बराबर है। एक चैप्टर आएगा मेटलर्जी वाला, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स कैसे होता है, 6 चैप्टर है आपका। तो उसमें हमें पढ़ाया जाएगा कि भाई मेटल किस तरीके से प्यूरिफाई होती है। एक्चुअली में मेटल्स जो है वो ओर्स के फॉर्म में मिलती है, इम्प्यूरिटी के साथ मिलती है, तो उसे प्यूरिफाई कैसे किया जाता है। तो उसमें एक यूजफुल प्यूरिफिकेशन की मेथड ये भी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें जो है वो मेटल प्योर फॉर्म में मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि हाउ द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैन बी पॉसिबल। एक बड़ा सा बीकर बनाया जाता है, उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर का प्यूरिफिकेशन, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट देता है। ये मेथड से कॉपर को अगर आप प्यूरिफाई करना चाहो तो मान लीजिए कि आपके पास कॉपर का रोड है बट उसके अंदर इम्प्यूरिटी है। अब देखो उसमें गोल्ड के पार्टिकल है ना, अगर तो भी हमारे लिए इम्प्यूरिटी है क्योंकि हमें चाहिए कॉपर। तो ऐसा नहीं समझना इम्प्यूरिटी मतलब बिल्कुल कचरा ही होता है। जो अनडिजायर्ड थिंग्स है, हमें नहीं चाहिए ऐसी चीजें अगर प्रेजेंट है, तो चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, गोल्ड को भी हम कचरा कहेंगे, मतलब इम्प्यूरिटी कहेंगे। बराबर है। तो आपके पास एक कॉपर का रोड है जो इम्प्योर है, मतलब अदर देन कॉपर कुछ भी है वो इम्प्योर कॉपर है। बराबर है। उसे आपको प्योर करना है, तो ये मेथड कैसे काम में आएगी? तो आपको क्या करना है, इम्प्योर कॉपर का रोड लेना है या सीट लेनी है जो इम्प्योर कॉपर है उसकी, और दूसरे छोर पर आपको एक पतला सा इलेक्ट्रोड प्योर कॉपर का रखना है जो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में है कॉपर, उसे रखना है। पतला क्यों वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। इसमें साथ में इम्प्यूरिटी है, वो हेवी वेटेड है तो चलेगा। आपको यहां पर जो इम्प्योर कॉपर दिया गया है उसे एनोड के तौर पर आपको लेना है, खास याद रखिए। और जो प्योर कॉपर आप रख रहे हो वो कैथोड के तौर पर लेना है, और ये दोनों को डीप करना है आपको एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में, और वो इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, कॉपर सल्फेट। मुझे सिर्फ आप ये बताओ, मैंने जो आपको सिखाया है पहले दूसरे लेक्चर में उसके ऊपर से,
ये जो एनोड है उसे कौन से चार्ज से डिनोट करेंगे और कैथोड है उसे कौन से चार्ज से डिनोट करेंगे? एनोड नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब देखो, आप दो ही आंसर पॉसिबल है, मैंने किसी को हाँ नहीं कहा, बट वाई? याद करो थोड़ा, मैंने कुछ कहा था आपको। आप में से कौन सही है? तो लास्ट आंसर जो है ना कि भाई एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा, वो सही है। उसका रीजन ये कि अभी तक हमने जो पढ़ा ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, याद करिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, बट यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो वहां पर अपोजिट हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी मैकेनिज्म थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, खास याद रखिए। और ये मैकेनिज्म ऐसी है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो साइन भी क्या हो जाएगी भाई? चेंज हो जाएगी। मैंने आपको इसलिए पूछा कि किस किस स्टूडेंट को याद है वो हमें पता चल जाए, बराबर है। तो एनोड जो है वो यहां पर लिया जाएगा पॉजिटिव और कैथोड जो है वो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। अब क्वेश्चन आपको दिमाग में ये हो रहा है, दोनों कॉपर लिए है आपने, तो इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों कॉपर है, तो उसे हमें क्या फायदा है? फायदा आप देखने को मिलेगा जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगी या बीच में बैटरी रखी होगी, बराबर है। नेगेटिव है तो छोटी लाइन आएगी, याद करिए 10th। बैटरी का जो लॉन्ग लाइन है वो पॉजिटिव गिना जाता है और शॉर्ट लाइन है वो नेगेटिव गिना जाता है। तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कि नेगेटिव चार्ज जिस रोड पर है वहां पर कौन अट्रैक्ट होगा? तो CuSO4 में दो चीजें होती है, देखो, Cu+2 और दूसरा क्या होता है? SO4-2। तो शुरुआत में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो किसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर? CuSO4 के सॉल्यूशन में से Cu+2 को। और ये जो कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, खास ध्यान दीजिएगा, वहां क्या रिएक्शन होगा? ये Cu+2 जो है, जो CuSO4 के सॉल्यूशन में थे, वो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि खुद पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं? दो। और खुद क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल कॉपर सॉलिड फॉर्म में वहां पर जमा होगा। ये एक्वास फॉर्म में Cu+2 था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका मतलब हमने ये पतला इलेक्ट्रोड क्यों लिया था वो आपको पता चलेगा। प्योर कॉपर एक तो कम यूज हो और उसके ऊपर जमा होने वाला है कॉपर, और सिर्फ कॉपर ही होगा, खास याद रखिए, क्योंकि कॉपर जो है वही CuSO4 में पॉजिटिव चार्ज के तौर पर प्रेजेंट है। और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? सिर्फ पॉजिटिव को, तो सिर्फ और सिर्फ Cu+2 आएगा। अब यहां पर Cu+2 आएगा तो आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन, तो SO4- तो अकेला रह जाएगा, -2 जो है वो अकेला रह जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? बट साथ साथ में क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन आए कहां से? तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पर माइग्रेट होते हैं। एनोड का ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, साइन वहां पर कोई भी आपने लिखी हो, बट हमने एक चीज क्लियरली कही थी, एनोड ऑलवेज फील्स ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब, तो एनोड पर क्या होगा भाई? एनोड के ऊपर जो इम्प्योर कॉपर है, खास याद रखिएगा, ये कॉपर जो है वो सॉलिड है बट कैसा है? इम्प्योर है। वो अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, बट इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो वो खुद क्या बन जाएगा? Cu+2। और वो Cu+2 कहां पर जाएंगे? सॉल्यूशन में। तो वो Cu+2 फिर से SO4-2 के साथ जोड़कर क्या बना देगा? CuSO4, बट इसने दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए होंगे और वही दो इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर यहां पर Cu बना रहा है। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि यहां से Cu रिमूव हुआ और यहां पर जाकर बाइंड हुआ, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब एनोड जो है उसमें जितना भी कॉपर होगा, बाकी की तो इम्प्यूरिटी है, जितना भी कॉपर होगा वो Cu पहले Cu+2 बनेगा और Cu+2 में से यहां पर फिर से Cu बन जाएगा। मतलब इम्प्योर कॉपर में से वो प्योर कॉपर के रोड के ऊपर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जमा हो जाएगा। बट इम्प्यूरिटी का क्या होगा? तो इम्प्यूरिटी यहां पर नीचे गिरेगी, जमा होगी। एनोड के नीचे थोड़ा बहुत कचरा मिलता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, खास याद रखिएगा। ये इम्प्यूरिटी को एनोड मड कहा जाता है या एनोड पंक कहा जाता है कई बार, एनोड मड, या तो दूसरा नाम क्या है? एनोड पंक कहा जाता है, खास याद रखिए। कोई मेटल का प्यूरिफिकेशन कर रहे हो अगर,
तो इम्प्योर मेटल जो है उसे एज एन एनोड लेना है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस वाली मेथड से ये प्यूरिफिकेशन कर रहे हो तो एनोड इम्प्योर होना चाहिए और कैथोड क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो एनोड के नीचे जो कचरा मिलेगा, इम्प्योरिटी मिलेगी एट द एंड ऑफ रिएक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, एनोड मड या एनोड पंक के नाम से हम जानेंगे। बराबर है। तो ये जो मेथड है उसमें फायदा क्या हुआ कि इम्प्योरिटी अलग हो गई और जो प्योर कॉपर है वो हमें मिलेगा। तो प्यूरिफिकेशन के लिए भी ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है वो काम में आती है। उसके अलावा भी कई सारे यूजेस है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म जो है उसे कंप्लीट किए जाते हैं। कई सारे जो इंडस्ट्रियल स्टेप्स है वो ये मेथड से क्या किया जाता है, कंप्लीट। बट क्वेश्चन ये उठता है कि भाई प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, मतलब कितना कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा। कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि भाई सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं ना अलग अलग सॉल्यूशन को, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलती है। तो ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर वर्क करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फेराडे, खास याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिसिटी आती है तो जनरली हम फेराडे को याद करते ही है। बराबर है। वो जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है उसे बनाया और उस एक्सपेरिमेंट में यूज भी किया और ऑब्जर्वेशंस जो है वो ढेर सारे उसने किए। और उसके ऊपर से 2 या 3 चीजें जो है, हमें तो लॉ के दौर पर 2 चीजें ही पढ़ाई गई है, बट ऑब्जर्वेशन उसने किए, उसे हम फेराडेज लॉ ऐसा नाम देंगे। खास याद रखिए, माइकल फेराडेज लॉ जो है वो हमें याद रखना है। इसके ऊपर से सम पूछे जाते हैं। बराबर है। तो माइकल फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या है और सेकेंड लॉ क्या है? हमारे सिलेबस में ये 2 लॉ है, माइकल फेराडेज फर्स्ट लॉ एंड माइकल फेराडेज सेकेंड लॉ। इजी है एकदम। फर्स्ट लॉ जो है वो एकदम इजी है कि केमिकल रिएक्शन कितना होगा उसके बारे में ये लॉ है। तो केमिकल रिएक्शन जो है कोई भी इलेक्ट्रोड पर जो होता है, रिएक्शन अकर्स, मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिएक्शन जो है वो reaction occurs on any electrode is always indirectly proportional to और मेन चीज है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप ज्यादा पास करते हो उतना प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप कम पास करते हो उतनी प्रोडक्ट भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। मतलब ऊपर वाले सेल में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी कम पास की हो तो हमें कॉपर का प्यूरिफिकेशन कम मिलेगा। अगर हमने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो कॉपर का प्यूरिफिकेशन भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब कि प्रोडक्ट भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपोजिटेड ऑन द कैथोड इज ऑलवेज इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। ऐसा किसने कहा था, फेराडे ने कहा था। और ये स्टेटमेंट जो है उसे फेराडेस फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। ये खास याद रखिए। बराबर है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो उतनी ज्यादा प्रोडक्ट मिलती है। सीधा और सादा रिलेशन ये आपको याद रखना है। बट उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, मान लीजिए आपने एक बीकर में NaCl का सॉल्यूशन लिया है, दूसरा एक बीकर लिया उसमें आपने SrCl2 लिया है, और तीसरा एक बीकर लिया उसमें आपने AlCl3 लिया है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, तीनों में Cl सेम है, कॉमन है, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, बट पॉजिटिव आयन अलग अलग है। एक में सोडियम है, एक में स्ट्रोंशियम है, एक में एल्यूमिनियम है। कंसंट्रेशन सबका सेम लिया है आपने 1 मोलर, तो सब में 1 मोलर लिया है। वॉल्यूम भी सबका सेम लिया है 1 लीटर, तो सारे सॉल्यूशन 1 लीटर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो तो वो भी आप सब में सेम पास कर रहे हो। खास याद रखिए, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो, इक्वल एम्पियर्स जो है वो आप पास कर रहे हो। फिर भी देखा क्या गया पता है, प्रोडक्ट सभी में अलग अलग मिलेगी।
क्यों प्रोडक्ट सब में अलग अलग मिली? सबसे कम प्रोडक्ट मिली थी एल्यूमिनियम क्लोराइड में, उससे ज्यादा मिली थी स्ट्रोंशियम क्लोराइड में, सबसे ज्यादा मिली थी NaCl में। कोई अपना लॉजिक सामने रखना चाहेगा? क्यों? देखो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, बराबर है, खास ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट क्या मिलती है? इसमें एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिट होती है, इसमें स्ट्रोंशियम मेटल डिपॉजिट होती है, उसमें सोडियम मेटल डिपॉजिट होती है। अब आप कुछ आंसर अगर दे पाओ तो लॉजिक ही लगाना है। मैंने कहा एल्यूमिनियम कम मिलता है, कम इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कम मिलते हैं एल्यूमिनियम के, मास नहीं देखना है। ऐसा क्यों भाई? रेडॉक्स रिएक्शन है ये पूरा, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। सब में से आपने इक्वल चार्ज पास किया, ये याद रखिएगा। मान लीजिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया सब में से, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पास किया है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना। देखो अब होता क्या है, NaCl जो है उसमें Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, एग्री? SrCl2 में क्या होता है? Sr प्लस 2 होता है और 2Cl माइनस होता है। और AlCl3 में क्या होता है? Al प्लस 3 एंड 3Cl माइनस। अब आपने हर एक में से कॉमन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और आगे कुछ नहीं लिखते हो तो वो 1 मोल ही गिना जाएगा। अब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्यों सबसे कम अमाउंट एल्यूमिनियम की मिल गई। देखो, ये 1 मोल Na प्लस को पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? कहेगा कोई मुझे? ये Na प्लस है, उसे कंप्लीटली डिचार्ज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? ये 1 मोल है, प्लस 1 है, ये माइनस 1 है। 1 हाँ, 1 चाहिए, मतलब सोडियम जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट अब ये Sr प्लस 2 है, तो इसे कंप्लीटली अगर आपको करना है न्यूट्रलाइज, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 2, बराबर है। बट हमने तो यहां पर 1 मोल ही दिया। अगर ये पूरा 1 मोल आपको न्यूट्रलाइज करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, बट आपने 1 मोल ही दिया, मतलब जरूरत से आधा अमाउंट इलेक्ट्रॉन का यहां पर है, तो प्रोडक्ट भी हाफ मिलेगी, मतलब 1/2 मोल मिलेंगे स्ट्रोंशियम के। अब एल्यूमिनियम में क्या होगा? कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है जरा देखिए, अब आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। यहां पर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और आपने 1 मोल ही दिया, तो जितनी प्रोडक्ट मिलती है 3 मोल से उसे 1/3 मिलेगी। एल्यूमिनियम जितना है उसमें से थर्ड पार्ट जो है वो न्यूट्रलाइज होगा। इसका मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट यहां पर मिलेगी, 1 मोल के सामने 1 मोल, यहां पर 1/2 मिलेगी क्योंकि +2 चार्ज है यहां पर, तो चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल है, ये खास याद रखना है। और यहां पर +3 है, तो यहां पर 1/3 मिलती है। एल्यूमिनियम कम मिलता है, मतलब चार्ज जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतनी कम मिलती है, बराबर है, ये आपको याद रखना है। तो सेकंड लॉ जो है वो कुछ इस तरीके से है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये जो अलग अलग सब्सटेंस हमने लिए हैं उसकी बात है। डिपॉजिट जो होते हैं ना, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated by the same quantity of electricity or same amount of electricity passed through electrolyte or electrolytic solution, we can say that, are always, ये खास याद रखना, are always proportional to their equivalent weight। याद करो इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये हमने 11th में भी सीखा है, 12th में भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सीखा है हमने। इक्विवेलेंट वेट क्या है भाई? नॉर्मलिटी में आपने पढ़ा है, बराबर है। इक्विवेलेंट को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय
मतलब जो मेटल का एटॉमिक वेट है उसको डिवाइड करना है आपको उसके ऊपर जो चार्ज है वो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दैट मेटल। मतलब हम ये कहते थे कि एसिडिटी या बेसिसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर से डिवाइड करना है मोलिकुलर वेट को, तो आपको जो है वो इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। सेम यहाँ पर ही है, जो मेटल का एटॉमिक वेट है उसको आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे रिड्यूस करने के लिए जो जरूरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। और इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है कौन, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब जो अलग अलग अमाउंट में सब्सटेंस मिले उसकी अमाउंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। इक्विवेलेंट वेट जो है उसका उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है, बराबर है। ये जो चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके बारे में हमने कही, उसके यूजेस हमें एक दो पढ़ने हैं और फॉर्मूला है वो एक याद रखना है। चार्ज जो है ना, कितना चार्ज पास हुआ वो कूलम वाले यूनिट में मेजर होता है। कूलम यूनिट आप पढ़ चुके हो, बराबर है, फिजिक्स में भी आया होगा कूलम। ये क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है टाइम के, मतलब जितने ज्यादा टाइम इलेक्ट्रिसिटी उतने ज्यादा कूलम पास होंगे। और कांस्टेंट के तौर पर चार्ज जो है एम्पियर लिया जाता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी निकलती है तो कोई कांस्टेंट आएगा आई इंटू टी। एक पूरा फॉर्मूला ये होता है क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी। ये क्यू जो है वो कूलम में चार्ज है, आई जो है वो एम्पियर में मेजर होता है और टाइम सेकेंड में। तो ये फॉर्मूला जब भी यूज करो खास याद रखिए, हम जब न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऑलवेज यूनिट्स ये होने चाहिए, कूलम, आई के लिए एम्पियर, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर करना है। अगर मिनट में दिया है तो भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करके ही यूज करना है, बराबर। कैसे हम सम गिनेंगे उसका एक आध एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा है कि आपके पास MgCl2 मोल्टन फॉर्म में है, भले मैंने सॉलिड लिखा है बट उसे आप हीट करते हो तो मेल्ट होता है। मोल्टन फॉर्म में होना, एक्वस नहीं लिख रहा हूं मैं, मोल्टन फॉर्म लिख रहा हूं। मोल्टन का मतलब मेल्ट हो चुका है, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। अब देखो MgCl2 में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करो, तो दो प्रोडक्ट मिलती है। Mg इसमें +2 के फॉर्म में, Cl- फॉर्म में है, तो मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस होगा। +2 में से 0 बन रहा है तो रिडक्शन हुआ, बराबर है, वो सॉलिड बनेगा। और क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। माइनस में से 0 मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा। एक चीज ऑक्सीडाइज होगी मतलब ये एनोड पर, एक चीज रिड्यूस होगी मतलब वो मिलेगा कैथोड पर। बट कोई आपको ये पूछे कि वी आर पासिंग 2 एम्पियर करंट फॉर 3600 seconds, then how many moles of magnesium will be obtained? 2 एम्पियर करंट आप पास कर रहे हो 3600 सेकेंड्स के लिए, तो मैग्नीशियम जो है उसके कितने मोल हमें मिलेंगे। देखो मैंने वर्ड मोल बोला है, कितने मोल मिलेंगे। अब यहां पर एक कैलकुलेशन हम सीख लेते हैं और बाद में ये सम पूरा करते हैं। एक फेराडे नाम का साइंटिस्ट था, जो फेराडे कांस्टेंट हमने कहा है, अगर आपको याद है तो नर्स्ट इक्वेशन आया उसमें फेराडे कांस्टेंट मैंने आपको सिखाया था। एफ इज इक्वल टू क्या लेते थे, याद है वैल्यू किसी को, 96,487 कूलम जितने चार्ज को हम क्या कहते हैं, 1 फेराडे कहते हैं, ये याद रखना है, बराबर है। अब ये 1 फेराडे कहां से आया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब पास होता है तो 1 फेराडे चार्ज पास होता है, ऐसा कहा जाता है। एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फेराडे क्यों कहा गया, तो उसकी चार्ज की वजह से। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है एवोगेड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद होना चाहिए आपको, 1.4
1.6 into 10 to the power minus 19. 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इतने पार्टिकल्स टोटल है, एक पार्टिकल पर इतना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, तो 1 मोल पर कितना, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा ना। ये मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ये वैल्यू आएगी 96487। इतने कूलम पर मोल, क्योंकि 1 मोल आपने लिया, 1 मोल में इतना चार्ज होता है, इतने कूलम चार्ज होता है 96,487। और मैंने आपको यह भी कहा था कि कई सारी बुक्स में 96487 के बदले अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम ले लिया जाता है, और इससे कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, बराबर है, क्योंकि 96,500 के सामने आपने सिर्फ 13 कूलम को जो है वो अप डाउन किया है। तो याद रखने के लिए अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आप ले सकते हो। एग्जैक्ट जाना है तो 96487 कूलम जो है उतना चार्ज होता है। ये दिमाग में रखना है, सिर्फ ये कैलकुलेशन कोई आपको पूछेगा नहीं, बट हर एक जगह पर ये काम में आएगी। हमारा क्वेश्चन अभी वहां का वहां है कि इफ वी पास द 2 एम्पियर करंट फ्रॉम द मोल्टन MgCl2 फॉर 3600 सेकेंड्स, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी ऑब्टेन। ये फॉर्मूला आपको काम में आने वाला है, Q = IT वाला। कैसे वो हम देखते हैं। पहले तो आपको ये रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आप मैग्नीशियम को ढूंढ रहे हो, तो 1 मोल मैग्नीशियम आयन जो है उसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अगर पूरा Mg में कन्वर्ट करना चाहे तो जरा बोलिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 1 2 3 4 कितने चाहिए, कितने मोल चाहिए इलेक्ट्रॉन के हमें यहाँ पर? चार्ज यहाँ पर, हाँ 2 मोल चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चार्ज +2 है। तो 1 मोल में +2 चार्ज है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। बट 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फेराडे करंट पास किया आपने? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे करंट जो है वो आप पास कर रहे हो, बराबर है। अब हम जाते हैं Q = IT वाले फॉर्मूला के ऊपर। कितने एम्पियर करंट पास कर रहे हो, मैंने आपको प्रॉब्लम में यहां पर लिखवाया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, बराबर है। तो वहां पर हम लिखेंगे 2 कि भाई 2 है, और एम्पियर में ही होना चाहिए, और हमने एम्पियर में लिया है तो 2। टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए, तो सेकंड में ही है, मतलब 3600 सेकंड। इसका मतलब 7200 कूलम, और एम्पियर इंटू सेकेंड कूलम आपको मिलता है, तो 7200 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इतने चार्ज जो है, इतना चार्ज जो है वो टोटल पास हो रहा है। बट यहां पर तो फेराडे में भाई 2 फेराडे पास करते हो आप, तो 1 मोल मिलता है। तो इसे आप फेराडे में कन्वर्ट कर दो। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके फेराडे कितने होते हैं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ना, कि 96,500 ले लेते हैं हम कूलम = 1 फेराडे, देन 7200 कूलम = हाउ मेनी फेराडेज। तो 7200 अपॉन 96500 आएगा कि नहीं, इतने फेराडे हो जाएंगे। इसका मतलब कूलम को फेराडे में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 96500 और 96,487 ये मिलेगा फेराडे, बराबर। कितना आता है जरा देखिए, फटसट करके हो पाए तो फटाफट। 0.0746। 0.0746, बराबर है। 0.0746 फेराडे पास हुआ। तो अब देखो, आपको सीधा मैग्नीशियम के मोल ढूंढने तो इजी हो जाएगा। आपने वहां पर लिखा कि इफ वी पास 2 फेराडे देन वी गेट 1 मोल Mg। तो हमें पूछा है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी से कितने मोल Mg मिलेगा। फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 2 फेराडे पास करने से 1 मोल Mg, तो 0.0746 फेराडे पर कितने मोल Mg, तो 0.0746 एंड डिवाइडेड बाय 2, इतने मोल Mg मिलने वाला है। मतलब कितना आएगा, 350, 360, 373, 0.0373 मोल मैग्नीशियम के मिलेंगे। तो इस तरीके से आप थियोरेटिकली बिना प्रैक्टिकल किए कितने मोल Mg के मिलेंगे ना, वो एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो।
और एक बार आपके पास मोल मिल गए ना, तो आप उसका मास भी ढूंढ सकते हो। मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है कि भाई मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है, मान लीजिए ग्राम पर मोल, तो आपको इजीली मास भी मिल जाएगा कि भाई मैग्नीशियम कितना मिलेगा, तो आप ये मोल को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने ग्राम जो है वो मैग्नीशियम आपको मिलेगा। तो आपको कितने सेकेंड के लिए कितने एम्पियर पास करने होंगे, कितने ग्राम प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये दो रूल्स जो ढूंढे माइकल फैराडे ने, उसकी मदद से आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, अगर हम इतनी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो। बराबर है, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, हम इजीली ढेर सारी कैलकुलेशंस इसे कर सकते हैं। क्लियर? ये बात हुई माइकल फैराडे के दो लॉज की। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोडक्ट्स की बात आती है कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलवेज सेम और डिफरेंट। ये चीज थोड़ी स्पीडीली लेंगे। बराबर है, आपको पता है कि भाई पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। अलग अलग चीजों की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ऑलवेज अलग प्रोडक्ट मिलेगी, बट अगर सेम चीज है तो भी कई बार इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलती है। क्यों? तो उसका कंसंट्रेशन मैटर करता है, ये खास याद रखिए। आप NaCl ले लो, KCl ले लो, ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो प्रोडक्ट अलग ही मिलेगी, वो तो हमें सबको पता है। बट NaCl का ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो भी अलग अलग प्रोडक्ट मिलती है। और तीन अलग अलग केस हमें स्टडी करने हैं इसमें। जब आप मोल्टन NaCl लेते हो, मोल्टन NaCl का मतलब NaCl के अलावा कुछ नहीं है, बट सॉलिड NaCl को आपने इतना हीट किया है कि वो ऑलरेडी मोल्टन स्टेट में आ गया है, मतलब मेल्ट हो गया है। बाकी कोई चीज उसमें होनी चाहिए नहीं, सिर्फ NaCl मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। सॉलिड NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, या बेड कंडक्टर आप ये कह सकते हो, बट मोल्टन है तो हो सकती है क्योंकि आयन का फ्लो पॉसिबल है। तो मोल्टन NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होता है, तो हमें पता है NaCl में दो टुकड़े होते हैं, Na प्लस Cl माइनस। कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा। कैथोड कैसा होता है याद करो जरा, पॉजिटिव या नेगेटिव इसमें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कैसा होता है और एनोड कैसा होता है, एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड कैसा होता है नेगेटिव। नेगेटिव की ओर कौन जाएगा भाई, तो सोडियम। सोडियम प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल सोडियम मिलेगा, और वो मेटल के फॉर्म में हमें मिलेगा। सोडियम मेटल जो है वो प्योर मेटल के फॉर्म में मिलेगा। एनोड जो है वो पॉजिटिव है, बराबर है, उसके ऊपर हमें कौन मिलेगा, क्लोराइड माइनस, और पॉजिटिव को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब 1/2 Cl2, एक क्लोरीन हमें मिलेगा प्लस इलेक्ट्रॉन लिबरेट। एक्चुअली में पहले एनोड पर रिएक्शन होता है और बाद में कैथोड पर रिएक्शन होता है। बराबर है कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, वही इलेक्ट्रॉन सोडियम लेकर न्यूट्रलाइज होता है। बट प्रोडक्ट कौन सी मिली, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। खास याद रखिए, सोडियम मेटल कहां पर, कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम मेटल और एनोड पर क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन बनाने की एक मेथड भी है, प्रिपरेशन भी है। बट ये तो बात हुई NaCl मोल्टन स्टेट में, तो है ही दो चीज, Na और Cl, और मिलती भी प्रोडक्ट के तौर पर दो ही चीजें, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। बट पानी में डिजोल्व किया जाए अगर NaCl को, तो भी दो पॉसिबिलिटी, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई, पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है और NaCl बहुत कम अमाउंट में है। तब ऐसा देखा जाता है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तब ये देखा जाता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आपने लिया NaCl का, तो NaCl में कोई फर्क ही नहीं होता, सिर्फ पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइज होता है, क्योंकि प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। बट आपने तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया NaCl, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। H2O जो है वो डिकम्पोज होता है और H2 और O2 बनता है, 1/2 O2 बनता है।
इसे आप बैलेंस करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। अब कौन कहां मिलता होगा तो आपको पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, बराबर है। तो कैथोड पर क्या हो रहा होगा और एनोड पर क्या हो रहा होगा। एनोड जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो वहां पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, बराबर है। तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलेगा। तो वाटर डिकम्पोज होगा। तो सिर्फ भले ही आपने NaCl लिया है बट इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। एंड लास्ट केस जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, वो आपको समझना है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे कहा जाता है ब्राइन, ये वर्ड याद रखिएगा, जिसमें नमक ज्यादा हो वैसे वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। तो नमक एक तो आपको सी वाटर में से मिलता है, वो भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, बाद में वाटर इवोपरेट होता है और क्या मिलता है, NaCl बनता है। बट ऐसे सॉल्यूशन का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो उसमें 4 आयन्स होते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। NaCl के 2 Na+, Cl-, वाटर के 2 H+, OH-। अब होता क्या है, कैथोड और एनोड जो है उसके साथ रिएक्ट होने के लिए दोनों के बीच में रेस होती है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब सोडियम प्लस और H+ कैथोड के पास जाना चाहता है, वाइल Cl- एंड OH- एनोड के पास जाकर न्यूट्रलाइज होना चाहता है। और होता क्या है कि Na+ और H+ दोनों में से जीत जाता है H+। क्यों, ढेर सारे फैक्टर है। एक तो हल्का फुल्का है, बराबर है, दोनों के मास की रिस्पेक्ट में तो पहले पहुंचेगा वो हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा हाइड्रोजन गैस, एक प्रोडक्ट ये मिलेगी हाइड्रोजन गैस। Cl- और OH- की रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो साइज, मास, अट्रैक्शन, ये सारी चीजों के बीच में बाजी कौन लगा जाता है, तो क्लोरीन माइनस। OH- जो है वो पीछे रह जाता है। क्लोरीन माइनस क्या करेगा, क्लोरीन गैस देगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव होंगे। यहाँ पर 1/2 Cl2 में लिखता हूं, बराबर है। 2 प्रोडक्ट कौन कौन से मिले भाई, कैथोड पर मिलेगा हाइड्रोजन गैस, एनोड पर मिलेगा क्लोरीन गैस। एक तीसरी चीज ऐसी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है और वो प्रोडक्ट भी बहुत काम की है। कोई कहेगा तीसरा क्या मिलता होगा, तो यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है हमारा। एक चीज मिलती है, देखो, एट द एंड ऑफ रिएक्शन बीकर के नीचे व्हाइट कलर का एक मस्त प्रोडक्ट मिलता है और ये बचा हुआ NaOH। क्योंकि NaCl में से सोडियम बाकी रह गया, H2O में से OH बाकी रह गया, तो Na+ और OH- जुड़कर NaOH भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर, साइड प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। तो तीनों में प्रोडक्ट अलग। देखो, मोल्टन NaCl लेते हो तो प्रोडक्ट अलग, डाइल्यूट लेते हो तो प्रोडक्ट अलग, कंसंट्रेटेड NaCl लेते हो तो भी प्रोडक्ट कैसे मिलती है, अलग। तो कंसंट्रेशन also matters for the different products in the electrolytic processes। तो